नमस्कार, सुप्रभात। आईने न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा 10 घंटे की चली। प्रधानमंत्री मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम आजादी की प्रेरणा रहा, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इसके साथ अन्याय किया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गीत को बांटने की कोशिश की और इतिहास को मोड़ने का प्रयास किया। पीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जवाब दिया कि पीएम हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हैं और नेहरू पर अनावश्यक निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू के योगदान पर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम देश को जोड़ने वाला गीत है, इसे गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पूछा कि यह गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है। कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर, आपको बता दें कि निशाना साधा। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। प्रियंका गांधी का लेकिन सवाल है कि वंदे मातरम पर आज बहस क्यों हो रही है। लोकसभा में वंदे मातरम पर आपको बता दें कि 10 घंटे तक चर्चा होनी है। जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। इधर एमपी सरकार के सहकारिता सारंग ने लव जिहाद से पीड़ित एक युवक की घर वापसी कराई है। विधि विधान से युवक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। वो मुस्लिम लड़की के प्यार में धर्म परिवर्तन किया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि धोखा हुआ है, तो मंत्री विश्वास सारंग से मदद मांगी थी। गुफा मंदिर में उसने शास्त्रानुसार हिंदू धर्म को अपनाया।
दरअसल भोपाल के रहने वाले शुभम गोस्वामी को एक मुस्लिम लड़के से प्रेम हुआ था। प्रेम जाल में फंसने के बाद वह मुस्लिम धर्म की तमाम चीजों का पालन करने लगा। वो उस लड़की के कहने पर जमात में गया, गौमांस उसे खिलाया गया। फिर भी शुभम धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद लड़की ने 2022 में उस पर रेप का केस दर्ज करा दिया। शुभम जेल गया। वहां से वापस आने पर लड़की ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम अमन खान रख दिया गया, लेकिन अमन खान बनकर शुभम गोस्वामी वहां घुट घुट कर जी रहा था। घर वापसी की बात करने पर लड़की और उससे जुड़े लोग जान से मारने की धमकी देते थे। युवक ने हिंदू संगठनों के साथ जाकर जहांगीराबाद थाने में इसकी शिकायत की। मामले की जांच चल रही है। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर धर्म वापसी की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद अमन खान की घर वापसी के लिए गुफा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शास्त्रानुसार अमन खान का मुंडन कराया गया। इसके बाद विधि विधान से पंडित पुजारियों ने अमन खान की हिंदू धर्म में वापसी कराई। घर वापसी के बाद अमन फिर से शुभम बन गया। था वो परिवार था, एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा में बनाया गया था। परिवार के द्वारा बनाया गया था, कन्वर्ट हो गया था। लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, और उनके अनुसार मैंने उनको जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरे मजहब के साथ चला मैं। और उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा, फिर उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। तो मैं परेशान हो गया था जब मैं सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। ये बेटा मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और इसने ये बताया कि इस पे बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती, और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। धर्म परिवर्तन ही कराया, आज घर वापसी कराई है। जो बालक बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, उनको पुनः गाय के बछड़े को गाय की गोद में बैठा दिया है। किस तरह से पद्धति? बढ़िया सुंदर गंगाजल से स्नान कराया, मुंडन कराया, पहले फिर स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, पंचामृत पिलाया, गौ पूजन कराया, हवन यज्ञ कराया और उसके हृदय से संकल्प करा दिया कि मैंने जो आज तक अपराध किया भूल में या किसी ने मुझसे कराया, मैं उसमें कभी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, हमेशा सनातन धर्म में ही रहूंगा। तो प्रेम प्रसंग में इस युवक का धर्म परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब उसने घर वापसी कर ली है। मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में इसने घर वापसी की है। गुफा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई और शुभम गोस्वामी, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग की वजह से अमन खान बन गया था। एक मुस्लिम युवती से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस युवती ने इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, तो इसने अपना धर्म परिवर्तन किया, ये हिंदू से मुसलमान बन गया, लेकिन अब इसने घर वापसी कर ली है। तो 2022 में प्रेमिका ने उस पर रेप का केस भी दर्ज कराया था। आपको बता दें कि उसके बाद लड़की ने ही इसकी शुभम की जमानत भी करवाई थी इस युवक की, जिसने घर वापसी की है और धर्म परिवर्तन के लिए इसे तैयार किया, इस पे दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन के लिए इस युवक को तैयार किया। और शुभम सनातन धर्म में वापसी हमेशा से चाहता था, लेकिन लगातार उस पर दबाव बनाए जा रहे थे, उसे धमकियां दी जा रही थी। प्रेमिका और उसके से जुड़े लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। तो हिंदू संगठनों तक ये पूरा मामला पहुंचा और वो सक्रिय हुआ, हिंदू संगठन सक्रिय हुए। उसके बाद जहांगीराबाद थाने में इसकी शिकायत, इस पूरे मामले की शिकायत की गई।
अगली खबर अब छत्तीसगढ़ से है, जहां गाइडलाइन दरों ने पुनर्निरीक्षण के संबंध में मिले सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर व्यापक परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्ट अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। ये प्रावधान मध्य प्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू किए हैं। अब बेसमेंट और प्रथम तल पर 10% और द्वितीय तल और उससे ऊपर के तल पर 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस निर्णय से मध्यम वर्ग को किफायती दरों में फ्लैट और व्यावसायिक स्थान मिलने में मदद मिलेगी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए 25% कमी के साथ भूखंड की दरों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर की दूरी का आंकलन मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित हिस्से से किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति के आधार पर अधिक न्याय संगत मूल्यांकन संभव होगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को यह भी निर्देशित किया है कि हाल ही में दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों, ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनर्निरीक्षण के प्रस्ताव भेजे। इन प्रस्तावों का विश्लेषण कर बोर्ड आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। इन सभी निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू घोषित किया गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 नवंबर को जमीन की दरों और रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी के बारे में निर्देश जारी किए थे। इससे जमीन की कीमत में 5 से 9 गुना बढ़ोतरी हुई। 10 लाख रुपए की जमीन अचानक 70 लाख रुपए की हो गई थी। इससे राज्य भर में व्यापारियों और नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच 1 दिसंबर को दुर्ग में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दुर्ग पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जमीन के व्यापारियों को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया। कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल भी हुए। कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें घायल हुए थे। दुर्ग में कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर 6 पुलिस स्टेशनों की पुलिस तैनात की गई थी। कांग्रेस पार्टी भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। पुतले जलाए और काले झंडे दिखाए। उन्होंने व्यापारियों पर लाठीचार्ज के लिए सरकार की आलोचना की। रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को चिट्ठी लिखी थी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि नई कलेक्टर गाइडलाइन पर फैसले को लेकर सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स, रियल एस्टेट प्रतिनिधियों और किसानों के संगठनों को मिलाकर एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए। कांग्रेस एक डूबती नाव है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी 15 साल बाद जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से उनका सफाया कर दिया है। ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे बनाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है, छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। परिवारवाद, चापलूसीवाद की राजनीति से कभी ऊपर ही उठ नहीं सकते। देखिए, जब ये नया गाइडलाइन आया था तभी भी क्रेडई ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया था, साथ में अपने सुझावों को भी दिया था। आज खुशी इस चीज़ की है कि क्रेडई के सुझावों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और सारी लगभग प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उसको काफ़ी सकारात्मक बनाया। इससे निश्चित ही छोटे मध्यम वर्ग वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा और प्रदेश का विकास बढ़ेगा। मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा करने का साहस क्यों नहीं जुटाता है? क्यों डर रहे हैं उनसे?
10 तारीख को मंत्रिमंडल में इसमें फैसला लिया जा सकता है, खबरें छपती है, अचानक आज विज्ञप्ति आ जाती है कि कहीं मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा ना हो जाए। तो 2 दिन खजुराहो से मध्य प्रदेश सरकार का संचालन हो रहा है। पहले दिन खाद्य, नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास समेत अन्य विभागों की समीक्षा की जाए। वहीं आज लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक के साथ कैबिनेट की बैठक होगी। इसी दिन राजनगर अंतर्गत सती की मड़िया परिसर में लाडली बहना सम्मेलन भी आयोजित होगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रदेश के मुख्यमंत्री, 30 मंत्री और सचिव से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक के 40 अधिकारी 2 दिन मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा और कैबिनेट बैठक कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में करेंगे। खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मुख्य रास्तों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और चौराहों को आकर्षक साज सज्जा से संवारा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से विभागों की समीक्षा भोपाल में भी की है और कल 10:30 बजे कैबिनेट है। इसके बाद लाडली बहना का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। बीच में अभी अन्य कार्यक्रम भी हैं जो आप सब लोगों को ज्ञात हैं। पूरी सरकार के 2 दिन के खजुराहो दौरे के दौरान 8 दिसंबर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक। 9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक और मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक होगी। 9 दिसंबर को लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। इस दौरान हितलाभ वितरण, भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महाराजा छत्रसाल की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले में लगभग 510 करोड़ 65 लाख रुपए के 29 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश की संपत्ति है, इसलिए इससे जुड़ा रोजगार भी प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। बीड़ी श्रमिकों को फिर से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वन विभाग के साथ समन्वय कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर ग्वालियर में जारी अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता में देश भर की 18 टीमें हिस्सा ले रही है। 2 से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को लेकर युवा खिलाड़ियों में उत्साह तो है, लेकिन हॉकी के उत्थान पतन के साक्षी रहे पूर्व खिलाड़ी और हॉकी संघ से जुड़े लोग हॉकी की लगातार हो रही उपेक्षा पर बेहद नाराज हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में 84वें अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। टूर्नामेंट में देश भर के 18 हॉकी टीमें भाग ले रही हैं। 2 से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस ग्वालियर के महत्वपूर्ण सिंधिया हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर जहां युवा खिलाड़ियों में उत्साह है, वहीं हॉकी के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखने वाले पूर्व खिलाड़ी और हॉकी संघ से जुड़े लोग लगातार हॉकी की उपेक्षा किए जाने से खफा हैं। ये पिछले 3 साल से बंद था, अब चालू हो गया है नए तरीके से, लेकिन सब लोगों ने करके नगर निगम में महापौर से बात किया और सबने करने की तैयार हो गया है। हॉकी को बढ़ाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जैसे वो कबड्डी का होने लगा, क्रिकेट का होने लगा, हॉकी के लिए ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा। ग्वालियर नगर निगम के इस महत्वपूर्ण सिंधिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में इस बार शुरुआत के 6वें दिन CTC मुंबई एवं RCF कपूरथला की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस टूर्नामेंट में समय समय पर व्यवधान होते रहे हैं। अब नगर निगम ने इस टूर्नामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी ली है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एवं सेंट्रल रेलवे मुंबई के बीच खेला गया सिंधिया हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट के आयोजन में बीच में आ रहे व्यवधान को लेकर खेल अधिकारी कहते हैं कि 2 साल का ब्रेक हुआ था, लेकिन अब नगर निगम ने जिम्मेदारी संभाल ली है। जो कमी आती है उसको दूर किया जाएगा। नगर निगम का ये आयोजन 84 में आयोजन है। पहले स्टेट के टाइम होता था, उसके बाद नगर निगम को मिल गया, तब से कंटिन्यू नगर निगम करा रहा है और ये टूर्नामेंट 2 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। ग्वालियर की भूमि 1962 से लेकर अभी तक
अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे चुकी है। लेकिन संसाधनों के अभाव में देश भर में अपना मुकाम रखने वाली हॉकी और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन न देने की नीति के चलते हॉकी सिर्फ औपचारिक खेल रह गया है। ग्वालियर को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और इस नर्सरी के साथ यहाँ पर ग्वालियर ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हॉकी में दिए हैं, इसमें मेजर ध्यानचंद से लेकर कैप्टन रूप सिंह, हसरत कुरैशी जैसी तमाम हस्तियां हैं जो कि ओलंपिक में खेल चुकी हैं। लेकिन अब नगर निगम का ये 84वां सिंधिया गोल्ड कप यानी स्वर्ण कप जो टूर्नामेंट है वो लगातार, वैसे तो 100वां वर्ष है लेकिन बीच बीच में बार बार ब्रेक आने के कारण ये 84वां आयोजन है, जिसमें बताया जा रहा है कि नगर निगम का ब्रेक आया और खिलाड़ियों की रुचि नहीं रही, फंड की कमी रही, जिसके वजह से 100 साल पूर्ण होने के बाद भी केवल 84 आयोजन नगर निगम करा सका है। लेकिन सिंधिया गोल्ड कप की और हॉकी टूर्नामेंट की जो पहले ख्याति होती थी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसकी एक वजह क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान और हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन न मिलने की नीति भी बताया जा रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।